हेलो रसगुल्ला आर्मी, नमस्कार, जय पीडब्ल्यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोग इसी साल बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, अपने सपने साकार करें, अपने परिवार के सपने साकार करें, अपने गांव का नाम रोशन करें और इस देश के लिए कुछ बहुत अच्छा करें। उसकी नींव जो थी वो नींव इसी साल रखी जाए। यस, ऐसी मेरी दुआ है। मतलब याद रखना, जो जो तुम्हारी विशेष है 2025 में, उन सब चीजों के लिए मैं भगवान से दुआ करूंगा और मैं कहूंगा कि बहुत सी दुआओं में एक दुआ हमारी होगी, उसमें मांगी हर खुशी तुम्हारी होगी। कल जब पूरी हो कोई मुराद तुम्हारी, तो समझ लेना कि पूरी की पूरी दुआ हमारी होगी, हमारी होगी। तो बेहतरीन ऐसे ही आप जी तोड़ पढ़ाई करते रहिए। सारे के सारे परिणाम आपके ही पक्ष में रहने वाले हैं अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी तो उसी जोश और उसी जुनून के साथ लग जाइएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि जोश और जुनून जो है वो 2025 में 2024 से भी जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि जो जो हम मंजिल के करीब जाते हैं, हौसला, कॉन्फिडेंस और ज्यादा मजबूत बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ के अंतिम क्षणों में जाके सरेंडर कर देते हैं, वो कहते हैं मुझसे ना हो पाएगा। आपको पूरी ईमानदारी दिखानी है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये अंतिम क्षण ही है जो ये निर्धारित करने वाले हैं कि आप विजेता बनोगे कि पीछे रहोगे। यस, तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप में एक विजेता बनने का पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि आप भाई साहब अपनी जो ये जंग है एग्जाम के साथ, ये पक्का जीतेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये विश्वास मेरा भी बना रहे, माता पिता का भी बना रहे और आपका भी खुद पे भरोसा रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चले भैया, आपको याद होगा अपने पिछले वीक में अपने 2 लेक्चर जा चुके थे जिसमें हमने जंतु ऊतक के बारे में बात कर ली थी। जंतु ऊतक वाला चैप्टर मैंने पहले भी बताया था, नीट के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन जूलॉजी पढ़ने के लिए उसके बारे में बेसिक जानकारी बेहद जरूरी है, इसीलिए हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं जंतुओं में संरचनात्मक संगठन जो था, उसी में एक अगले पड़ाव पे पहुंचे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों कॉकरोच के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉकरोच के बारे में। बच्चे, वैसे तो नई वाली एनसीईआरटी की थ्योरी में से कॉकरोच हटा दिया गया है, कॉकरोच हटा दिया गया है, केवल फ्रॉग रखा गया है। लेकिन भैया जो एनटीए वाले हैं, उन्होंने जब इस बार नीट का सिलेबस जारी किया तो फ्रॉग के ब्रैकेट में फिर इंसेक्ट लिख दिया, है ना। मतलब पिछली साल जो गलती करी थी, गलती वो है, सारी सारी चीज ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर दी, कतई भी मेहनत नहीं करी कमियों को सुधारने की, है ना। तो अब उन्होंने लिख दिया तो हम रिस्क तो लेंगे नहीं, हम इसको पढ़ेंगे, बड़े सलीके से पढ़ेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से देखना। यस बच्चे, हम आपसे बात करने वाले कॉकरोच के बारे में। सबसे पहला सवाल है, सर कॉकरोच है क्या? बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉकरोच एक इंसेक्ट है, एक कीट है। और आपको पता होगा कीटों को कौन से फाइलम में रखा गया है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। कौन से फाइलम में? फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। तो जब भी कोई पूछे कि बताओ कॉकरोच कौन से फाइलम का सदस्य है, तो आप कहोगे आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। और सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। याद रखना मेरे दोस्तों, यही मेरे पास है सबसे बड़ा फाइलम, यही मेरे पास है सबसे बड़ा फाइलम। धरती पर 2/3 से भी ज्यादा जातियां कौन से फाइलम में आती है? वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है। सवाल था सर, ठीक है। अब बताइए सर, ये कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, और आर्थ्रोपोडा में ये कौन सी क्लास का, कौन से वर्ग का सदस्य है? याद करो, आर्थ्रोपोडा में तो भांति भांति प्रकार के जंतु है, लेकिन कॉकरोच एक कीट है, इसलिए ये कौन सी क्लास का? ये क्लास इंसेक्टा का सदस्य है, जिसको अपन बोल के चलते हैं मेरे बच्चे कीट। ये क्लास इंसेक्टा का सदस्य है, जिसको अपन बोलते हैं कीट। पूछेगा सर आप मेरे को बताओ कॉकरोच का रंग कैसा होता है? अब देखो, आपने अपने घरों में कॉकरोच को देखा होगा,
कॉकरोच जो था जब उसको देखते हैं तो कॉकरोच कैसा दिखाई देता है? कॉकरोच का रंग रूप आप देखोगे, कॉकरोच को देखोगे तो कॉकरोच हमें चमकदार भूरे और काले रंग का दिखाई देता है, चमकदार भूरे और काले रंग का दिखाई देता है नॉर्मली कॉकरोच। लेकिन अगर हम कुछ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर कॉकरोच पीले रंग का भी दिखाई दे जाएगा, कॉकरोच लाल रंग का भी दिखाई दे जाएगा और कॉकरोच हरे रंग का भी दिखाई दे जाएगा। तो कहने का मतलब नॉर्मली हमारे घर में कॉकरोच कैसा था? कैसा था? भूरे काले रंग का था। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पीले रंग के कॉकरोच भी दिखाई देते हैं, लाल रंग के कॉकरोच भी दिखाई देते हैं और हरे रंग के कॉकरोच भी दिखाई देते हैं। पूछेगा गुरुजी कॉकरोच जो है उसके शरीर का आकार कितना है? बेटा कॉकरोच के शरीर का आकार जो था वो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर का है। मतलब हमारी एनसीईआरटी ने जो बात कर रखी है हम बात उसी बात के कर रहे हैं। छोटा से छोटा साइज का कॉकरोच यूएस कॉकरोच मिलेगा 0.6 सेंटीमीटर का और बड़े से बड़ा कितना मिलेगा? 7.6 सेंटीमीटर का मिलेगा। और अगर इसी चीज को अपन इंच में काउंट करें तो 1/4 इंच दैट इज 0.25 इंच से लेके 3 इंच तक के कॉकरोच दिखाई देते हैं। 3 इंच तक के कॉकरोच दिखाई देते हैं, इतने बड़े बड़े कॉकरोच है। पूछेगा सर एक बात बताओ, ये कॉकरोच जो था इस कॉकरोच की खास बात क्या है? भैया कॉकरोच की खास बात यह है कि कॉकरोच रात में बाहर निकलता है। ये एक रात्रिचर जंतु है। आपने देखा होगा आप घर की लाइट वगैरह बंद करके सो गए, रात को मान लीजिए आपको पानी पीना था, जो ही आप किचन वगैरह की लाइट ऑन करते हो कॉकरोच दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे यार दिन में तो कोई कॉकरोच नहीं दिखाई दिया था, अचानक कहां से आ गया? तो कॉकरोच ऐसा जंतु है जो अंधेरे में अपने घर से बाहर निकलता है। वो जहां से छिपा होता है उस घर से बाहर कब निकलता है? अंधेरे में। और ऐसे जंतु जो भोजन की तलाश में अंधेरे में बाहर निकलते हैं उन्हें बोलते हैं रात्रिचर जंतु। तो कॉकरोच कैसा है? रात्रिचर। पूछेगा गुरुजी कॉकरोच क्या खाता है? बच्चे कॉकरोच जो है वो फल फ्रूट भी खा सकता है और मीट मांस भी खा सकता है। तो इसका मतलब ये सब कुछ खा सकता है और जो सब कुछ खाए उसे बोलते हैं सर्वभक्षी। तो कॉकरोच कैसा है? रात्रिचर है और सर्वभक्षी है। पूछेगा सर ठीक है, अब बताओ गुरुजी कॉकरोच जो था जो किचन में हमें रात को दिखाई दिया वो छिपा कहां रहता है? बेटा कॉकरोच जनरली छिपा रहेगा वो थोड़ी अंधेरी सी जगह में छिपा रहेगा जहां का टेम्परेचर जो था वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो और नमी हो। और नमी कहां होती? याद करो घरों की नालियों वगैरह वाले रीजन में है, या घर का जो स्टोर रूम है जिसमें खूब सारा घर का अड़ंगा पड़ा हुआ है उस जगह पे छिपा रहेगा। तो ध्यान रखना ये नम जगहों पर पाए जाते हैं। कहां छिपे रहते हैं? नम जगहों पर छिपे रहते हैं जहां पोषक पदार्थ खूब सारे हैं। तो सीधी बात कॉकरोच रात में बाहर निकलता है इसलिए रात्रिचर। कैसा है? सर्वभक्षी है। हमने बोला नम जगह पर छिपा रहता है। और इंपॉर्टेंट बात ये पूरी दुनिया में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि हमारे ही घर में, हर जगह कॉकरोच पाया जाता है। ठीक है, अब सवाल था कि गुरुजी क्या कॉकरोच से हमें कोई फायदा मिल सकता है? हमने कहा ना भैया, कॉकरोच का हमारी जिंदगी में कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि कॉकरोच तो हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कॉकरोच को हम बोल के चलते हैं पीड़क। क्या बोल के चलते हैं? पीड़क। तो मैंने बोला ये पीड़क होते हैं। ये क्या होते हैं? हमने बोला ये पीड़क होते हैं। पीड़क होते हैं दैट इज पेस्ट होते हैं जो हमें क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। इनका कोई भी आर्थिक महत्व नहीं है। ये तो क्या काम करते हैं? हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कॉकरोच दौड़ता दौड़ता आएगा, हमारा फल सब्जियां भोजन जो रखा है रहेगा वहां पे जाएगा और उसको क्या कर देगा? दूषित कर देगा। और अगर हम दूषित भोजन को खाएंगे तो उसकी वजह से बीमार हो सकते हैं। तो कॉकरोच बीमारियां फैलाने का काम करता है और हमारे भोजन को दूषित करता है। इसलिए ये एक पीड़क है, मतलब हमारे लिए नुकसानदायक है। फायदा इसका कोई भी नहीं है। अब सवाल था सर अगर हम एक कॉकरोच को पकड़े और देखें तो बताओ बाहर से कॉकरोच कैसा दिखाई देगा? बेटा कॉकरोच को आप जाके पकड़ोगे तो एग्जैक्टली में हमारे आजू बाजू में जो कॉकरोच है, कॉकरोच की कई सारी अलग अलग जातियां होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जाति है जो सर्वाधिक पाई जाती है उसे बोलते हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। मतलब इस चैप्टर में हमने जो अध्ययन किया, अध्ययन के लिए जो कॉकरोच मिला वो कौन सा मिला? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना मिला। पूछेगा गुरुजी इस पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का आकार कितना होता है? याद करो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कॉकरोच का
आकार जो था वो आकार कितना बताया था, हमने बोला था 1/4 इंच से 0.25 इंच से लेकर 3 इंच का होता है, मतलब 0.6 से लेकर 7.6 इंच का होता है। अगर इस कॉकरोच को देखोगे तो इस वयस्क कॉकरोच का आकार 34 से लेकर 53 mm लंबा होता है, मतलब इसी को मैं बात करके चलूं, ये 3.4 से लेके 5.3 एम 3 सेंटीमीटर का होता है, 5.3 सेंटीमीटर का होता है। बोला सर ठीक है, 4.3 से लेके 5.3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब कॉकरोच किसका सदस्य है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। किसका सदस्य है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। अब ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है और फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्य में बाह्य कंकाल पाया जाता है, और वो बाह्य कंकाल किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। और वो कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। अब देखिए, कॉकरोच का शरीर कई सारे खंडों में बटा होता है कि नहीं। मान लीजिए मेरे पास एसी का रिमोट है, बड़े ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ये एसी का रिमोट है। ये एसी का रिमोट कॉकरोच के शरीर का कोई खंड है। ये ऊपर की साइड वाले भाग इसको बोलते पृष्ठ सतह, ये नीचे के वाले भाग को बोलते अधर सतह, और ये अगल बगल वाला भाग है इसको बोलते पार्श्व सतह। तो कॉकरोच का शरीर खंड में है तो इसके ऊपर भी काइटिन पाई जाएगी, इसके ऊपर भी काइटिन पाई जाएगी, और अगल बगल में भी काइटिन पाई जाएगी, है ना। अब दूसरे खंड पे काइटिन अलग पाई जाएगी। तो एग्जैक्टली में काइटिन जो होती है ये छोटी छोटी प्लेट के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, छोटी छोटी प्लेट के रूप में होती है, जो कि प्रत्येक खंड पर पाई जाती है। तो मैंने कहा कि बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, भूरे रंग का होता है, लेकिन वो जो काइटिन है वो छोटी छोटी प्लेट के समान, पट्टिकाओं के समान संरचना के रूप में पाई जाती है। और काइटिन की उन पट्टिकाओं को अपन बोलते हैं कटक, या मैं कहूं स्क्लेराइट, इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं स्क्लेराइट। अब ये तो पूछेगा कि स्क्लेराइट क्या है, तो आप कहोगे कॉकरोच के खंडों पर पाए जाने वाली काइटिन की जो प्लेट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट बोलते हैं। अब बहुत प्यारा सा सवाल, सर ये प्लेट जो है इनको स्क्लेराइट बोलते हैं, हमने कहा आप बताओ ये प्लेट कैसी दिखाई देती है। बहुत ध्यान से देखना, हमने बोला कॉकरोच के शरीर का ये कोई खंड है, इस खंड की ये वाली सतह जो मेरे पास है, हमने बोला ये मेरे पास है पृष्ठ सतह, ये मेरे पास है पृष्ठ सतह, ये मेरे पास है अधर सतह, ये मेरे पास है अधर सतह, और ये मेरे पास है पार्श्व सतह, ये मेरे पास है पार्श्व सतह, ये मेरे पास है पार्श्व सतह। हमने कहा कि अगर कोई पूछे कि बताओ काइटिन की वो प्लेट जो पृष्ठ सतह पर पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, बेटा पृष्ठ सतह पर ये जो काइटिन की प्लेट पाई जाती है इसको बोलते हैं पृष्ठक या टर्गम। टर्गम या टर्गाइट एक ही बात है, टर्गम कह दो या टर्गाइट कह दो एक ही बात है। बोला सर ठीक है। काइटिन की वो प्लेट जो अधर सतह पर पाई जाती है, बेटा अधर सतह पर ये जो प्लेट पाई गई इसको बोलते अधरक। अधरक, इस अधरक को बोलते स्टर्नम, इस अधरक को बोलते हैं स्टर्नम। पूछेगा काइटिन की वो प्लेट जो कि काइटिन की वो प्लेट जो कि काइटिन की वो प्लेट जो कि पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। हमने कहा भाई साहब देखो ये वो सब प्लेट थी जो पृष्ठ सतह पर पाई जा सॉरी पार्श्व सतह पर पाई जाती है, और पार्श्व सतह पर पाई जाने वाली को बोलते प्लूरोन। प्लूरोन, तो हमने बोला ये भी प्लूरोन और ये भी पार्श्व सतह पर पाई गई, तो इसको भी क्या कह दिया, इसको भी बोल दिया प्लूरोन। इसको भी क्या बोल दिया, प्लूरोन। अब ये काइटिन की प्लेट हो गई एक खंड के ऊपर पाई जाने वाली। अब ये प्लेट जो थी ये एग्जैक्टली में सीधे एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, तो इनके बीच में एक बहुत पतली सी झिल्ली पाई जाती है। उस बहुत पतली सी झिल्ली की सहायता से ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये बहुत पतली सी झिल्ली की सहायता से एक दूसरे से जुड़ी होती है, और इस बहुत पतली सी झिल्ली को अपन बोलते हैं संधिकारी। संधिकारी झिल्ली
इसे बोलते हैं संधिकारी झिल्ली, दैट इज ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। इसे ही बोलते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। हमने बोला ये मेरे पास संधिकारी झिल्ली है और इस संधिकारी झिल्ली को ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। बेटा ये संधिकारी झिल्ली क्या है, मैं कहूं ये पतली और लचीली झिल्ली है जो समीपवर्ती स्क्लेराइट को आपस में जोड़ती है। तो मैं ये कह दूं ये क्या है, ये पतली तथा लचीली, पतली तथा लचीली झिल्ली है, पतली तथा लचीली झिल्ली है जो समीपवर्ती स्क्लेराइट को स्क्लेराइट्स को आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ती है, जो समीपवर्ती स्क्लेराइट को आपस में जोड़ती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इसके बारे में नीट में पहले भी पूछा जा चुका है, नीट में पहले भी पूछा जा चुका है इस संधिकारी झिल्ली स्क्लेराइट के बारे में। चले भैया, बोला सर ठीक है। गुरुजी एक बात बताओ, बोला क्या सर, आप हमें बताओ अगर हम कॉकरोच के शरीर का अध्ययन करने लगे, हमने कहा हां कॉकरोच के शरीर का अध्ययन करने लगे, तो बताओ कॉकरोच के शरीर कितने भागों में बटा होता है। बेटा ध्यान रखना, जब हम आपको पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम जंतु जगत वाला चैप्टर, तो बताएंगे कि 3 ऐसे संघ है जिनका शरीर खंडित होता है। जिनका शरीर क्या होता है, खंडित। वो 3 कौन कौन से हैं, हमने बोला संघ एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा। तो इनका शरीर कैसा होता है, हमने बोला इनका शरीर जो होता है वो अपने पास होता है खंडित शरीर। इनका शरीर जो होता है वो मेरे पास होता है खंडित शरीर। बोला ये लो, ये मेरे पास खंडित शरीर है। बोला ये खंडित शरीर जो है, ये खंडित शरीर एग्जैक्टली में 3 भागों में बटा होता है। खंडित शरीर कितने भागों में बटा है मेरे बच्चे, ये खंडित शरीर जो है इसके 3 भाग है। पूछेगा वो 3 भाग कौन से हैं, आप हमें ये बताइए। हमने बोला इस खंडित शरीर का सबसे पहला भाग है, वो भाग है मेरे पास सिर। दूसरा जो भाग है इसका, वो भाग है उसको अपन बोलते हैं वक्ष। और इसका तीसरा और अंतिम भाग जो मेरे पास है उसको अपन बोलते हैं उदर। तो हमने बोला शरीर के कितने भाग हो गए मेरे बच्चे, 3 भाग हो गए, 3 भाग हो गए, 3 भाग हो गए। चले पूछेगा सर एक एक करके बताओ, बड़े ध्यान से देखना बेटा। जब भी हम कॉकरोच के सिर के बारे में बात करेंगे तो ये सिर जो होता है, ये सिर क्या होता है कि जब कॉकरोच भ्रूणी अवस्था में होता है तो सिर 6 खंडों में बटा होता है। कितने खंडों में, 6 खंडों में बटा होता है। लेकिन वयस्क अवस्था में वो 6 के 6 खंड आपस में जुड़ गए और जुड़ के उन्होंने एक ही खंड बना लिया। तो जब भी बोले कि सिर कैसा दिखाई देता है, हमने बोला त्रिकोणीय सिर होता है और वो कितने, हमने बोला 6 खंडों के जुड़ने से बनता है। तो सिर कैसा होता है, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय तथा 6 खंडों के, तथा 6 खंडों के जुड़ने से बनता है। तथा 6 खंडों के जुड़ने से बनता है। सिर कैसा होता है, अरे हमने कहा सिर त्रिकोणीय होता है तथा 6 खंडों के जुड़ने से बनता है क्या, इनका सिर। बोला सर ठीक है, आगे की बात बताओ सर। हमने कहा आगे की खास बात क्या है। जब भी हम कॉकरोच के सिर को देखते हैं बेटा, तो सिर की खास बात यह थी कि ये सिर जो था ये 6 खंडों के जुड़ने से तो बना, लेकिन ये शरीर की अनुदैर्ध्य अक्ष से समकोण पर स्थित होता है। हमने बोला ये शरीर की अनुदैर्ध्य
शरीर की अनुदैर्ध्य अक्ष से समकोण पर स्थित होता है, से समकोण पर स्थित होता है। शरीर की अनुदैर्ध्य अक्ष से समकोण पर स्थित होता है क्या? कॉकरोच का सिर। चले भैया नेक्स्ट। जब भी बात करें कॉकरोच की वक्ष के बारे में, हमने बोला वक्ष जो होता है, इस वक्ष में भी टोटल मिला के 3 खंड है। कितने खंड है? 3 खंड है। ये वक्ष जो है इसमें टोटल मिला के कितने खंड है बेटा? हमने बोला इस वक्ष में भी टोटल मिला के 3 खंड है। पूछेगा 3 खंड कौन से? सबसे पहले खंड को बोलते मेरे बच्चे प्रोथोरेक्स, दूसरे खंड को बोलते मीजोथोरेक्स, और तीसरे खंड को बोलते अपन मेटाथोरेक्स। तीसरे खंड को बोलते मेटाथोरेक्स। जब भी बात करके चले वक्ष में, तो वक्ष में टोटल 3 खंड है। और जब भी बात करके चले तो याद रखना वक्ष वाला जो भाग था उसमें टोटल मिला के 3 जोड़ी टांगे तथा 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो हमने बोला 3 जोड़ी टांगे वो क्या होती है? उपस्थित। 2 जोड़ी पंख जो होते हैं वो क्या होते हैं? उपस्थित। 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। किस पे? वक्षीय भाग पे। चले नेक्स्ट। अगली बड़ी बात थी उदर। बेटा कॉकरोच के उदर भाग को आप देखोगे तो ये उदर भाग ही था, ये उदर भाग ही था जिसमें 10 खंड होते हैं। उदर भाग जो था इसमें 10 खंड होते हैं। और जन्नांग जो होते हैं वो कहां पर स्थित होते हैं? जन्नांग जो होते हैं कॉकरोच के वो कहां पर स्थित होते हैं? हमने बोला जन्नांग जो होते हैं वो उदरीय खंड पर ही स्थित होते हैं। उदरीय खंड पर ही स्थित होते हैं। क्या? जन्नांग। तो हमने बोला यही भाग था जिस पर जन्नांग जो है वो उपस्थित है। किस पे? उदरीय भाग पे। चले एक एक करके बात करते हैं हम, बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से। ये लीजिए बेटा, हमने आपके सामने ये एक कॉकरोच का डायग्राम बनाया। अगर इस कॉकरोच को आप बड़ी ध्यान से, ईमानदारी से देखेंगे तो कॉकरोच का ये जो भाग है, इस भाग को अपन बोल के चलते कॉकरोच का हेड, दैट इज सिर। ये कॉकरोच का सिर भाग है। हमने बोला कॉकरोच के शरीर में देखेंगे तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को इन्होंने बोल दिया प्रोथोरेक्स, इसको बोल दिया मीजोथोरेक्स और इसको बोल दिया मेटाथोरेक्स। तो वक्षीय भाग 3 भागों में बटा था, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। और ये वाला भाग इसका उदर भाग है। और उदर भाग में टोटल कितने खंड? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उदरीय भाग में टोटल मिला के कितने खंड है बेटा? 10 खंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये इसका उदर भाग है। तो हमने बोला ये भाग कौन सा? सिर वाला भाग। ये भाग कौन सा? वक्ष वाला भाग। ये भाग कौन सा? वक्ष वाला भाग। और ये वाला भाग कौन सा? ये वाला भाग उदर वाला भाग। 3 भाग है। अब एक एक करके बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने इसके सिर को देखा। जब कॉकरोच के सिर वाले भाग को हमने देखा तो हमने क्या देखा कि कॉकरोच का जो सिर था उस सिर वाले भाग पर ही ये रहे, इस सिर वाले भाग पर ही ये रहे मेरे पास एंटीना। ये क्या रहे? सिर वाले भाग पे ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये मेरे पास है एंटीना। हमने बोला ये मेरे पास है एंटीना।
कॉकरोच का जो सिर था मेरे बच्चे, उस सिर वाले भाग पे ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पास एंटीना है। जब भी बोले बताओ कॉकरोच में एंटीना कितने जोड़ी, हमने कहा भैया एंटीना जो है वो 1 पेयर है। एंटीना जो है वो कितने जोड़ी है, 1 जोड़ी है। 1 पेयर एंटीना पाए जाते हैं। पूछेगा सर आप बताओ ना, ये जो 1 जोड़ी एंटीना है ये क्या काम करते हैं। बेटा कॉकरोच के जो एंटीना होते हैं वो संवेदनशील संरचना है जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। तो एंटीना है 1 जोड़ी, और कैसी संरचना है, हमने बोला ये मेरे पास है संवेदी संरचना, ये मेरे पास है संवेदी संरचना। संवेदी संरचना क्या करवाते हैं, हमने बोला बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। कार्य हमने बोला बाहरी वातावरण का, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। बोला सर ठीक है। पूछेगा गुरुजी ये तो बताओ ये क्या है, भैया ये कॉकरोच के हैं मस्त मस्त 2 नैन जो दिल का चुरा लेते हैं चैन। हमने बोला ये मेरे पास कॉकरोच के नेत्र है, दैट इज संयुक्त नेत्र। ये मेरे पास कॉकरोच के संयुक्त नेत्र है। बोला सर संयुक्त नेत्र की संख्या कितनी है, आप दिखाई दे रहे हो 2, मतलब ये भी 1 जोड़ी है, ये भी 1 जोड़ी है, दैट इज 1 पेयर। संयुक्त नेत्र जो है वो 1 जोड़ी है, 1 पेयर है। ये क्या काम करते हैं भैया, ये संयुक्त नेत्र और नेत्र का काम है देखना। अगर एक आंख को निकालोगे तो प्रत्येक आंख में लगभग 2000 ओमेटिडिया होते हैं। एक आंख में कितनी ओमेटिडिया, क्या है ओमेटिडिया, 60 कोणीय संरचना है जिनको अपन बोलते हैं ओमेटिडिया। तो मैंने बोला प्रत्येक नेत्र में लगभग 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं। अब याद करो कॉकरोच जो है वो रात्रिचर जंतु था, घर से बाहर कब निकलता था, रात को, दिन में तो नहीं निकलता था भाई, रात में निकलता था। तो कहने का मतलब इसके आंख इस हिसाब से अनुकूलित होंगे ना ताकि रात में इसको दिखाई दे। यस, तो इनकी आंखों का अगर कोई पूछे दृष्टि तो मैं कह दूं कॉकरोच की दृष्टि मोजेक दृष्टि, जिसको अपन बोलते हैं नाइट विजन। तो हमने बोला कैसी दृष्टि है, हमने बोला इनकी होती है मोजेक दृष्टि, दैट इज नाइट विजन। कॉकरोच की दृष्टि जो है वो कैसी है मेरे बच्चे, हमने बोला मोजेक दृष्टि है। बोला सर मोजेक दृष्टि की क्या खास बात है, बेटा मोजेक दृष्टि की खास बात है कि मोजेक दृष्टि में संवेदनशीलता तो होती है ज्यादा, लेकिन आवर्धन जो होता है वो क्या होता है कम। मतलब संवेदनशीलता वो संवेदनशीलता तो होती है बहुत बहुत ज्यादा, और आवर्धन जो होता है वो होता है बहुत बहुत कम। चले भैया इतनी सी बात आंखों के बारे में थी। बोला सर ठीक है। बेटा अगर कॉकरोच को देखेंगे तो कॉकरोच का मुख जो है वो मुख बिल्कुल यहां पर प्रेजेंट है। ये कॉकरोच का मुख है, ये कॉकरोच का क्या है मुख। पूछेगा कॉकरोच का मुख कैसा है, कॉकरोच काट के और चबाने का काम करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉकरोच का मुख कैसा। तो हमने बोला काटने तथा चबाने प्रकार का। काटने तथा चबाने प्रकार का। तो काटने तथा चबाने प्रकार का मुख है किसका, कॉकरोच का। बोला सर ठीक है। अब पूछेगा सर कॉकरोच के वक्ष भाग की खास बात बताइए।
बच्चे जब भी हम कॉकरोच के वक्ष भाग को देखते हैं तो इस वक्ष भाग पर हमें क्या दिखाई दिया? इस वक्ष भाग के प्रत्येक खंड को देखा तो हर एक खंड पर हमें एक जोड़ी टांग दिखाई दी। ये लीजिए, हमने बोला जब हर एक भाग को देखा तो हर एक भाग पर टांग दिखाई दी, मतलब वक्ष के प्रत्येक खंड पर टांगे हैं। तो टोटल कितने जोड़ी टांगे? 3 जोड़ी टांगे। उसके साथ साथ मैंने कहा था कि वक्ष भाग ऐसा भाग था जिस पर हमें क्या दिखाई देंगे? जिस पर हमें पंख भी दिखाई देंगे। अगर पंख दिखाई देंगे तो 2 प्रकार के पंख है। एक पंख तो ये था जो कि बहुत लंबा बड़ा था, एक पंख तो ये था जो कि बहुत लंबा बहुत बड़ा सा था। ये रहा, ये रहा। और दूसरा पंख वो था जो बहुत छोटा सा था, 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 बहुत छोटा सा था। 2 जोड़ी पंख है। ये जो पंख है इनको बोलते अग्रपंख। अग्रपंख या इन्हें बोलते हैं टैगमीना, या इन्हें ही बोलते हैं मीजोथोरेसिक। मीजोथोरेसिक पंख। पूछेगा इन अग्रपंख की क्या कहानी है? बेटा जब भी अग्रपंख के बारे में पूछे तो हमने बोला ये अग्रपंख कैसे होते हैं? हमने बोला ये अग्रपंख अपने पास होते हैं लंबे, गहरे तथा लैद्री। ये लंबे, गहरे तथा लैद्री पंख है। कौन से? अग्रपंख। दूसरी पूछेगा कि भैया इन पंखों का क्या काम है? बेटा ये पंख शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, करते हैं। पूछेगा ठीक बात है। अब काम की बात और सुनिएगा बच्चे, यहां पे देखो इनका उदर भाग इस जगह पे जाके खत्म होगा कि नहीं होगा? तो ये पंख जो थे ये उदर के भी बाहर निकले हुए, उदर के भी बाहर निकले हुए। तो ध्यान रखना, अगर मादा कॉकरोच होगी तो पंख उदर के शीर्ष तक होंगे, लेकिन अगर नर कॉकरोच हुआ तो ये उदर से भी बाहर निकले होंगे। तो मैंने पंख उदर से बाहर निकाल रखे हैं। इसका मतलब ये कैसा कॉकरोच है? ये नर कॉकरोच है, और नर में उदर के शीर्ष से भी आगे तक बढ़े हुए होते हैं पंख। उदर तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन पंख तो उदर के बाद भी है। चले भैया, दूसरे पंख देखो, ये जो मैंने बनाए इन्हें बोलते अपन पश्च पंख। इसे अपन बोलते हैं पश्च पंख, या इन्हीं का दूसरा नाम है मेटाथोरेसिक। इन्हीं को बोलते हैं पश्च पंख, इन्हीं को बोलते हैं मेटाथोरेसिक पंख, मेटाथोरेसिक पंख। अब ये मेटाथोरेसिक पंख की क्या कहानी? बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये मेटाथोरेसिक पंख भी इन पंखों की तरह एक जोड़ी है, लेकिन ये कैसे है? हमने बोला ये अपने पास है छोटे झिल्ली में पंख। पूछेगा ये छोटे तथा झिल्ली में? मैंने कहा हां, और ये ऐसे पंख थे जो उड़ने में सहायक है। क्या काम करते हैं? उड़ने में सहायता करते हैं, करते हैं। तो सीधी सी बात थी कि कॉकरोच थोड़ी थोड़ी दूर तक उड़ पाता है ना, बहुत लंबा उड़ान नहीं भर पाता। ये 5-10 फीट तक, 2-4 फीट तक जो उड़ पाता है कॉकरोच, वो उड़ने के लिए कौन से पंख सहायक है? मेटाथोरेसिक पंख सहायक है, मेटाथोरेसिक पंख सहायक है। अब यहां पे भी देख रहे होंगे ये मीजोथोरेसिक पंख जो है इनके नीचे दबे हुए हैं,
कौन? मेटाथोरेसिक पंख। किसके नीचे? मीजोथोरेसिक पंखों के नीचे दबे हुए हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आया मेरे दोस्त, इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आया मेरे दोस्त कि जब कॉकरोच विश्राम कर रहा होता है तो ये मेटाथोरेसिक पंख जो थे ये इन लंबे वाले मीजोथोरेसिक पंख से ढके होते हैं, ढके होते हैं। यस, इतनी सी बात देख लो कॉकरोच के बारे में। चले अब हम बात करते हैं, हमने सिर के बारे में बात कर ली, हमने वक्ष के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे इसके उदर के बारे में। लेकिन उदर के बारे में बात करने से पहले हम कहेंगे सर ये कॉकरोच के मुख के बारे में बात करिए। आपने बोला काटने तथा चबाने प्रकार का मुख होता है। अगर हम इसके मुख को तोड़ें और फिर अध्ययन करें तो आप ये बताओ ना कि कॉकरोच के मुख के कौन कौन से भाग हैं, उसके बाद उदर के बारे में बताना। बेटा कॉकरोच के मुख को देखोगे तो मुख के कई सारे अलग अलग भाग आपको दिखाई देंगे। जैसे कॉकरोच के मुख का यह भाग है, इसको बोलते हैं ऊपरी होठ, ये ऊपरी होठ है। ये जो लेब्रियम है इसे बोलते हैं निचला होठ, इसको बोलते हैं निचला होठ। बोला सर ठीक है। हमने बोला जब भी बोले कि मैंडिबल जो था, ये मैंडिबल क्या है बेटा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैंडिबल, तो एक मैंडिबल तो ये रहा और एक मैंडिबल ये रहा। मैंडिबल कितना है? एक जोड़ी है। क्या है? एक जोड़ी। और ये एक जोड़ी ही क्या काम करता है? यही काटने तथा चबाने में सहायक है। तो हमने बोला ये मैंडिबल कितने होते हैं? ये मेरे पास 1 पेयर है जो कि भोजन को काटने तथा चबाने में सहायक। बोला सर ठीक है। मैंडिबल के बाद आपको यहां पे जो दिखाई दे रहे होंगे मेरे दोस्त, ये दिखाई दे रहे हैं, ये अपने पास मैग्जिला है। ये देखो, ये अपने पास क्या है? मैग्जिला। आप देखिए मैग्जिला जो है ये भी मेरे पास क्या है? 1 पेयर। ये भी मेरे पास एक जोड़ी दिखाई दे रहे हैं। पूछेगा ये मैग्जिला क्या काम करते हैं? अरे मैग्जिला तो एक झाड़ू के जैसी संरचना है, एक ब्रश के जैसी संरचना है जो क्या काम करेगी? जो एंटीना तथा पंख को साफ करने में सहायता करती है। तो मैंने बोला ये एंटीना तथा पंखों की सफाई में सहायक। ये एंटीना तथा पंखों की सफाई में सहायक है। कौन? मैग्जिला। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। बोला क्या? अब देखो ऊपर ऊपरी होठ, नीचे निचला होठ, इधर मैग्जिला, इधर मैग्जिला, इधर मैग्जिला, ये मैंडिबल, ये मैंडिबल, बीच में ये है हाइपोफेरिंक्स। ये हाइपोफेरिंक्स जो है एग्जैक्टली में इसी को अपन बोलते हैं जीभ। तो बहुत फेमस सवाल पूछा जाता है कि बताओ जीभ को क्या बोलते हैं? तो याद रखना ये हाइपोफेरिंक्स है, ये ही जीभ की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? जीभ की तरह कार्य करता है। अब एक और प्यारा सा कंसेप्ट, आप बड़े ध्यान से इन मैग्जिला को देख रहे हो। मैग्जिला में ये वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, यस, जो ऐसे हाथों की तरह ऐसे कर रखा, ये भाग जो है इसको बोलते हैं मैग्जिलरी पल्प। ये मैग्जिलरी पल्प है। ये मैग्जिलरी पल्प की संख्या भी एक इस मैग्जिला पे, एक इस मैग्जिला पे। हमने बोला ये भी मेरे पास है 1 पेयर, और ये भी कैसी है? संवेदी संरचना। एग्जैक्टली में ये गंध का और भोजन के स्वाद का ज्ञान कराने में सहायक है। इसी तरह इसके निचले होठ को आप बड़ी इत्मीनान से देख रहे होंगे। निचले होठ का ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग, ये दोनों के दोनों भाग ऐसे एक ही नहीं है बेटा। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी क्या है? ये अपने पास, इन्हीं को अपन बोलते हैं लैबियल पल्प। इन्हीं को अपन बोलते हैं लैबियल पल्प। ध्यान रखना ये लैबियल पल्प भी कितने हैं?
हमने बोला ये लैबियल पल्प जो है ये भी वन पेयर है, एक जोड़ी है। पूछेगा एक जोड़ी तो लैबियल पल्प है, लेकिन ये करते क्या है, लेकिन ये करते क्या है? हमने बोला ये लैबियल पल्प जो एक जोड़ी है ये भी इस मैक्सिलरी पल्प की तरह संवेदी संरचना है, ये भी स्वाद का, गंध का ज्ञान कराने में सहायक है। मतलब ये भी कैसी संरचना? हमने बोला संवेदी संरचना। ये भी मेरे पास है संवेदी संरचना। चले भैया, यहां पे जाके हमने कॉकरोच के मुंह के बारे में बात कर ली। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे बात करनी है कॉकरोच के उदर भाग में। हमने आपको बोला था कि कॉकरोच का उदर भाग जो होता है उसमें कितने खंड है? 10 खंड है, और इस उदर में ही पाए जाते हैं जननांग। हमने क्या काम किया? सबसे पहले ये उदर भाग की पृष्ठ सतह के बारे में बात करी। ये मेरे पास है उदर भाग की पृष्ठ सतह। फिर हमने उदर भाग की अधर सतह के बारे में बात करी। ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है उदर भाग की अधर सतह। बोला सर ठीक है, याद करो पृष्ठ सतह पर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं टर्गम, अधर सतह पर जो स्क्लेराइट पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्टर्नम। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर उदर भाग को देखें तो उदर भाग में टोटल कितने खंड थे? 10 खंड थे। मैंने यहां 6 से लेकर 10 तक को दर्शाया, ऊपर के खंड दिखाए नहीं। यस, तो अगर आप 10वें खंड को देखोगे तो उदर के 10वें खंड की कौन सी सतह पे? पृष्ठ सतह पे देखोगे तो ये नीले रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं एनल सरसी गुदिये लूम, गुदिये लूम, इसको बोलते हैं एनल सरसी, दैट इज गुदिये लूम, इसे बोलते हैं एनल सरसी, या इसी को बोलते हैं गुदिये लूम। बोला सर ठीक बात है। पूछेगा गुरुजी इसको एनल सरसी बोलते हैं? हाँ। इसे गुदिये लूम बोलते हैं? हमने कहा हाँ। पूछेगा ये कितने जोड़ी है? आप देखो 10वें खंड पर, उदर के 10वें खंड की पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं। कितने जोड़ी है? हमने कहा ये वन पेयर है, ये एक जोड़ी है। पहली बात। दूसरी बात, आप देखो मैंने यहां पे जॉइंट बना रखे हैं, मतलब ये संधि युक्त तंतु में संरचना है। कैसी है? हमने बोला संधि युक्त, संधि युक्त तथा तंतु में संरचना। ये मेरे पास संधि युक्त तथा तंतु में संरचना है। पूछेगा गुरुजी आप बताओ ये नर में पाए जाते हैं कि मादा में? हमने बोला दोनों में। तो हमने बोला नर तथा मादा, नर तथा मादा दोनों में उपस्थित। ये नर तथा मादा दोनों में उपस्थित होते हैं, दोनों में उपस्थित होते हैं। बोला सर ठीक है। अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूछेगा गुरुजी ये एनल सरसी का कार्य क्या है? बेटा ये भी एक संवेदनशील संरचना है जो किसको? ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करता है। हमने बोला ये ध्वनि संवेदनाओं को, संवेदनाओं, ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करता है। कौन? गुदिये लूम। चले भैया नेक्स्ट, हम इस उदर खंड की अधर सतह पे बात करते हैं। बेटा उदर खंड की अधर सतह पे बात करके चले तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास 7वें नंबर का स्टर्नम है। ये मेरे पास क्या है मेरे बच्चे? आप देखो ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये 7वें नंबर का स्टर्नम दिखाई दे रहा है। ये लीजिए, अधर सतह पर तो स्टर्नम होते हैं, ये कौन से नंबर का? हमने बोला ये 7वें नंबर का स्टर्नम है। हमने बोला अगर मादा कॉकरोच को देखें तो मादा में ये मेरे पास है 7th स्टर्नम, ये 7th स्टर्नम है। अब बोला चाहिए कॉकरोच है, कॉकरोच में 7th स्टर्नम है, नर के 7th स्टर्नम को देखो और मादा को देखो तो खास बात क्या आएगी कि मादा का ये 7वां स्टर्नम जो होता है ये बड़ा होता है तथा नोकाकार होता है। तो मैंने बोला मादा में, मादा में 7th उदरीय
स्टर्नम, स्टर्नम बड़ा तथा नौकाकार, बड़ा तथा नौकाकार होता है। बड़ा तथा नौकाकार होता है किसमें? मादा में। पूछेगा सर ठीक है, सर आप बताओ ये वाला क्या है? हमने बोला ये उदर का 9वां खंड है और इस 9वें खंड की कौन सी सतह पे? अधर सतह पर। ये संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, इसे बोलते हैं अपन गुदीय लूम, गुदीय सूक, इसे बोलते हैं गुदीय सूक, दैट इज एनल स्टाइल। इसे बोलते हैं गुदीय सूक, दैट इज एनल स्टाइल, दैट इज एनल स्टाइल। बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। पूछेगा ये गुदीय सूक है, ये एनल स्टाइल है, इसकी क्या खास बात है? हमने बोला ये एनल स्टाइल कितने जोड़ी दिखाई दे रहा है? एक जोड़ी। तो हमने बोला ये एक जोड़ी संरचना है, वन पेयर। कैसी है? हमने बोला छोटी तथा धागेनुमा, छोटी तथा धागेनुमा संरचना है। ये अपने पास छोटी तथा धागेनुमा संरचना है। पूछेगा ये गुदीय सूक जो था, जो छोटा तथा धागेनुमा संरचना है, इसकी क्या खास बात है? भैया इसकी खास बात है कि ये केवल नर में पाया जाता है और उदर के 9वें खंड की कौन सी सतह पर? अधर सतह पर पाया जाता है। हमने बोला केवल नर में उपस्थित, ये केवल और केवल नर में पाया जाता है। और क्या है? हमने बोला ये नर का मैथुनांग है। अरे जब नर का मैथुनांग है तो नर में ही मिलेगा ना, मादा में उसका कोई काम नहीं है। तो हमने बोला ये मेरे पास है नर मैथुनांग, ये मेरे पास है नर मैथुनांग, नर मैथुनांग। बोला सर ठीक है। ये हमने बात करी उदर के बारे में। अब सवाल था सर आपने तो कहा था उदर वाले भाग में जननांग भी पाए जाते हैं। हमने कहा हाँ, चलो उनके बारे में थोड़ी सी बात बता दो। तो बड़ा ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। हमने बोला हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मेल कॉकरोच में बात करते हैं। सबसे पहले मेल कॉकरोच में बात करते हैं। हमने बोला जब भी मेल कॉकरोच के बारे में बात करके चले तो मेल कॉकरोच में पूछेगा नर जनन कोष्ठ के बारे में। किसके बारे में बात करेगा? नर जनन कोष्ठ के बारे में। ये लीजिए हम बात कर रहे हैं आपसे नर जनन कोष्ठ के बारे में, नर जनन कोष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा इस नर जनन कोष्ठ को देखोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठ सतह पर, फिर हम बात करेंगे अधर सतह पर, बेटा पृष्ठ सतह पर ये 9वीं तथा 10वीं स्टर्नम से गिरा है, टर्गम से गिरा है। 9th तथा 10th टर्गम से गिरा होता है। गिरा होता है। पूछेगा सर अधर सतह पर, हमने बोला अधर सतह पर केवल 9वें स्टर्नम से, 9th स्टर्नम से घिरा होता है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने मान लिया ये नर जनन कोष्ठ है। क्या है बेटा? हमने आपके सामने मान लिया ये नर जनन कोष्ठ है और इस नर जनन कोष्ठ की हमने बोला ये कौन सी सतह है? हमने बोला ये मेरे पास है पृष्ठ सतह। ये कौन सी सतह है? हमने बोला ये मेरे पास है पृष्ठ सतह। और ये कौन सी सतह है? हमने बोला ये मेरे पास है अधर सतह। ये मेरे पास है अधर सतह। ये लो, ये मेरे पास पृष्ठ सतह है, ये मेरे पास अधर सतह है। अगर पृष्ठ सतह में देखोगे तो ये रेड वाला क्या है? ये रेड वाला क्या है? हमने बोला पृष्ठ सतह पर देखोगे तो ये रेड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे पास है 9th
टर्गम, ये मेरे पास है 9th टर्गम। पूछेगा ये सफेद वाला क्या है, हमने बोला ये जो सफेद वाला दिखाई दे रहा है ये मेरे पास दिखाई दे रहा है 10th टर्गम, ये मेरे पास दिखाई दे रहा है 10th टर्गम। बोला सर ठीक है। पूछेगा गुरुजी ये पीले वाला क्या है, मेरे दोस्त ये पीले वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे पास है 9th स्टर्नम, ये मेरे पास है 9th स्टर्नम। बोला सर ठीक है। अब देखो इधर वाली ये पूरा का पूरा जनन कोष्ठ है, ये इधर की साइड पृष्ठ सतह और इधर की साइड अधर सतह। अगर इसकी पृष्ठ सतह को आप मेरे दोस्त देखोगे तो इसकी पृष्ठ सतह पर यहां पर ये एक द्वार दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली में पृष्ठ सतह पर ये जो द्वार दिखाई दे रहा है ये आहारनाल का द्वार है और इसी द्वार को अपन बोलते हैं गुदा। क्या बोलते हैं इसी द्वार को? गुदा। अगर इसकी अधर सतह पर देखोगे, इस जगह पर देखोगे तो इस जगह पर भी हमको ये द्वार दिखाई दे रहा है और इस जगह पे ये जो द्वार दिखाई दे रहा है इस द्वार को अपन बोलते हैं नर जनन छिद्र, इसी को बोलते हैं नर जनन छिद्र। अब हमने क्या देखा, ये नर जनन छिद्र जो हमें दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, इस नर जनन छिद्र जो था ये नर जनन छिद्र टेढ़ी मेढ़ी कुछ प्लेट्स से घिरा हुआ होता है। ये लो, हमने बोला ये टेढ़ी मेढ़ी कुछ प्लेट्स जो आपको दिखाई दे रही है जिससे नर जनन छिद्र घिरा हुआ है इसको अपन बोलते हैं गोनेपोफाइसिस या फैलोमियर, इसी को अपन बोलते हैं गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस या इसी को बोलते हैं फैलोमियर्स। इसी को बोलते हैं गोनेपोफाइसिस या फैलोमियर। तो पूछेगा ये गोनेपोफाइसिस और फैलोमियर है क्या, तो मैंने बोला ये काइटिन की बनी हुई एसिमेट्रिकल प्लेट्स है जो नर जनन छिद्र को घेरे होती है। तो मैंने बोला ये काइटिन की असममित, काइटिन की असममित प्लेट है जो नर जनन छिद्र को घेरे है, घेरे हुए है। अब पूछेगा कि क्या ये केवल नर में पाया जाता है? नहीं भैया, ये नर में भी पाया जाता है और मादाओं में भी पाया जाता है, लेकिन यहां पे केवल किसकी दिखा रहे हैं हम? नर की। तो हमने पूछा, जब भी पूछे क्या ये मादाओं में भी पाया जाता है, हमने कहा यस, ये मादाओं में भी उपस्थित होता है, मादा में भी उपस्थित। ध्यान रखना ये मादाओं में भी पाया जाता है, लेकिन यहां पे हम नर के बारे में बात कर रहे हैं और नर जनन छिद्र को घेरे हुए है। पूछेगा सर अगर कोई कहे कि एक टर्म हम यूज करते हैं बाह्य जननेंद्रिया, तो आप बताओगे बाह्य जननेंद्रिया का क्या मतलब है? हमने बोला यस, यही बाह्य जननांगों को दर्शाता है। ये नर के बाह्य जननांगों को दर्शाता है। ये नर के बाह्य जननांगों को दर्शाता है। कौन? गोनेपोफाइसिस या फैलोमियर। यस, ये हमने बात कर ली मेल कॉकरोच के बारे में। हम थोड़ा सा मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आपसे मादा कॉकरोच के बारे में। जब भी मादा कॉकरोच के बारे में बात करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे मादा जनन कोष्ठ के बारे में। बेटा मादा जनन कोष्ठ जो होता है वो 7वें, 8वें तथा 9वें स्टर्नम से बनता है। तो मैंने बोला ये किससे? 7th प्लस 8th प्लस 9th स्टर्नम। हमने बोला ये किससे बनता है?
हमने बोला ये अपने पास मादा जनन कोष्ठ है, ये अपने पास 7वें 8वें तथा 9वें स्टर्नम से मिलके बनता है। चले भैया बड़े ध्यान से देखना। अब मान लीजिए ये मेरे पास जो दिखाई दे रहा है, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये अपने पास मादा जनन कोष्ठ है। किसका? मादा का। ये अपने पास मादा जनन कोष्ठ है। एग्जैक्टली मींस मादा जनन कोष्ठ को देखोगे तो इस मादा जनन कोष्ठ के हमें दो भाग दिखाई देंगे, ये भाग अग्रभाग और इधर वाला ये भाग जो दिखाई दे रहा है ये मेरे पास है पश्च भाग। हमने क्या देखा? हमने देखा इस मादा जनन कोष्ठ का जो अग्रभाग जो है, उस अग्रभाग में यहां पे देखो मादा जनन कोष्ठ का ये जो अग्रभाग जो है, इस अग्रभाग को अगर आप बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इस अग्रभाग में हमें ये द्वार दिखाई दे रहा है, हमें ये द्वार दिखाई दे रहा है। और अग्रभाग में ये जो द्वार दिखाई दे रहा है, इस द्वार को ही बोलते हैं वेजाइना, दैट इज मादा जनन छिद्र। इसी को बोलते हैं मादा जनन छिद्र, इसी को बोलते हैं मादा जनन छिद्र। बोला सर ठीक है, हमने कहा ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देखिए, यहां पे आपको एक और द्वार दिखाई दे रहा है, ये लीजिए। हमने माना कि हमें ये हरे रंग का, हमने बोला ये द्वार दिखाई दे रहा है, ये हरे रंग वाला हमें द्वार दिखाई दे रहा है। बेटा ये हरे रंग वाला जो द्वार यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्पर्मेथिकल छिद्र। इसे हम बोलते हैं स्पर्मेथिकल छिद्र, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेथिकल छिद्र। बोला सर ठीक है। यहां पर इसके पास ही हमें एक और द्वार दिखाई दिया, मान लीजिए सफेद रंग वाला द्वार दिखाई दिया। ये जो सफेद रंग वाला द्वार हमें यहां पे दिखाई दिया मेरे बच्चे, ये जो सफेद रंग का द्वार हमें दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, इस सफेद रंग के द्वार को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, ये जो सफेद रंग का द्वार मेरे पास है भाई, इस सफेद रंग वाले द्वार को हम बोल के चलते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड का छिद्र। कोलेटेरियल ग्लैंड, जिसको संपार्श्विक ग्रंथि बोलते हैं, दैट इज कोलेटेरियल। कोलेटेरियल ग्रंथि का छिद्र। तो हमने क्या कहा कि नर जनन कोष्ठ जो होता है, उस नर जनन कोष्ठ के अग्रभाग में टोटल कितने छिद्र दिखाई दिए? 3 प्रकार के छिद्र दिखाई दिए, मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र और कोलेटेरियल ग्रंथि का छिद्र। ये बात हमने कर दी, वो कर दी मादा जनन कोष्ठ के बारे में बात कर दी, मादा जनन कोष्ठ के बारे में बात कर दी। यस ठीक है जी। तो अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और झांकी जमाते हैं, वो झांकी जमाते हैं कोकरोच के पाचन तंत्र के बारे में। बच्चे अगर कोई कहे कोकरोच के पाचन तंत्र के बारे में, तो याद रखना कोकरोच जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, राइट? हाँ जी सर, कोकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है और फाइलम आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। तो मैं कह दूं कि ये कोकरोच जो मेरे पास है, इस कोकरोच में भी पाचन तंत्र जो होता है वो कैसा होता है? हमने कहा इसमें पूर्ण पाचन तंत्र है, इसमें पूर्ण पाचन तंत्र जो है वो उपस्थित है। कोकरोच में कैसा है बेटा? पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। और पूर्ण पाचन तंत्र वो होता है जिसमें कितने द्वार हो? 2 द्वार हो, मतलब मुख अलग हो और गुदा अलग हो, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचन तंत्र। अब पूछेगा सर कोकरोच का पाचन तंत्र कहां पर स्थित होता है? भाई कोकरोच का पाचन तंत्र जो होता है वो उसकी देह गुहा में स्थित होता है। कौन सी गुहा में? देह गुहा में। पूछेगा ठीक है, अब बताओ कोकरोच का पाचन तंत्र जो देह गुहा में स्थित होता है उसके कितने भाग हैं? भाई कोकरोच के पूरे पाचन तंत्र को देखोगे तो वो 3 भागों में बटा होता है। अग्रांत्र जिसको बोलते हैं फोरगट, मध्यांत्र जिसे बोलते हैं मिडगट एंड पश्चांत्र जिसे बोलते हैं हाइंडगट। तो कोकरोच के आहार नाल के कितने भाग? हमने बोला जी 3 भाग। 3 भाग
अग्र आंत्र, मध्य आंत्र और पश्चांत्र। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों से बात करी, वो करी फोरगट के बारे में, अग्र आंत्र के बारे में। बेटा अग्र आंत्र जो होता है वो मुख से लेके पेसणी तक का भाग है, और इस पेसणी को ही अपन बोलते गिजार्ड। पेसणी को ही क्या बोलते? गिजार्ड। मुख से लेके पेसणी तक का भाग, पेसणी तक, गिजार्ड तक का भाग अग्र आंत्र कहलाता है। और ये अग्र आंत्र जो होता है, इसकी आंतरिक परत जो होती है उसमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। अंदर भीतर वाली सतह पर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। दूसरा इसका भाग है, उसे बोलते हैं मध्य आंत्र, जिसे बोलते हैं मिडगट। अब अगर इस मिडगट को, मध्य आंत्र को देखोगे तो यह मध्य आंत्र वो भाग है जिस पर क्यूटिकल का आवरण नहीं पाया जाता, या क्यूटिकल से अस्त्रित नहीं होता। अंदर वाली दीवार पर क्यूटिकल का स्तर नहीं पाया जाता। और ये वो जगह थी जहां भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। वो कहां होता है? मिडगट में। आहार नाल का अंतिम भाग जो है उसे बोलते हैं पश्चांत्र। अगर पश्चांत्र और मध्य आंत्र को देखें तो पश्चांत्र जो होता है वो मध्य आंत्र की तुलना में चौड़ा होता है। पश्चांत्र जो होता है वो मध्य आंत्र की तुलना में क्या होता है? चौड़ा। और अग्र आंत्र की तरह इसकी भी आंतरिक भित्ति पर, आंतरिक दीवार पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। आप पूछेगा सर ठीक है, सर एक बात बताओ। बोला क्या? आप बताओ ये पश्चांत्र कितने भागों में बटा होता है? बड़े ध्यान से देखना। पश्चांत्र के 3 भाग है। सबसे पहले भाग को क्षुद्रांत्र जिसे बोलते इलियम, अगले भाग को बोलते वृहदात्र जिसको अपन बोलते कोलन, और अंतिम वाला भाग ये रहा, इसे बोलते मलाशय, दैट इज रेक्टम। दैट इज रेक्टम। तो हमने बोला कितने भाग? हमने कहा 3 भाग, इलियम, कोलन तथा रेक्टम। इलियम, कोलन तथा रेक्टम, ये 3 भाग है किसके? पश्चांत्र के। चले अब एनसीईआरटी माता ने, पुरानी एनसीईआरटी आपके पास होगी, उसमें कॉकरोच का पूरा आहार नाल का डायग्राम दे रखा है। मैंने वो डायग्राम लिया है और मैं उसमें आपको पूरी की पूरी कहानी बनाता हूं, सुनाता हूं। बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये एनसीईआरटी माता का डायग्राम है। इस एनसीईआरटी माता के डायग्राम में देखिए, अगर इस कॉकरोच के बारे में अध्ययन करें तो कॉकरोच में यहां पे सबसे ऊपर, ये लीजिए इस जगह पे मैंने ये ब्लू कलर का बनाया। हमने बोला यहां पर ये जो भाग है ये इस कॉकरोच का मुख है। ये कॉकरोच का क्या है? मुख। मुख जो है वो जाके किस में खुलता है मेरे बच्चे? मुख गुहा में खुलता है। किस में खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा किस में खुलेगी? ग्रसनी में। ग्रसनी आगे किस में खुलेगी? इस ग्रसिका में। किस में खुलेगी? इस ग्रसिका में। वो ग्रसिका आगे जाके होगी इस सशस्त्र। इस सशस्त्र को ही अपन बोलते बेटा क्रोप। इसी को अपन बोलते क्रोप। ये क्रोप आगे जाएगी पेसड़ी में, और इस पेसड़ी को ही बोलते गिजार्ड। इस पेसड़ी को ही क्या बोल के चलते हैं? इस पेसणी को ही बोल के चलते हैं गिजार्ड। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा बच्चे, जब भी कोई आपसे कहे कि मुख के बारे में खास बात बताओ, तो मुख की मुख गुहा में होती है हाइपोफेरिंक्स, और वो हाइपोफेरिंक्स किसकी तरह काम करती है? जीभ की तरह काम करती है। और यहां पे देखो उस जीभ के नीचे ये जो दिखाई दे रही है लार ग्रंथि। हमने बोला ये लार ग्रंथि कितनी है? हमने बोला टोटल मिला के 1 जोड़ी है। लार ग्रंथि कितने जोड़ी है? हमने बोला ये लार ग्रंथि जो है वो 1 जोड़ी है, एक इधर और एक इधर। अब यहां पे देखिए ये लार ग्रंथि है। इस लार ग्रंथि को बड़े ध्यान से आप देख रहे होंगे। ये लीजिए, ये मेरे पास लार ग्रंथि है। ये जो नीले रंग से मैंने बना दी, ये मेरे पास लार ग्रंथि है। ये बना दी। हमने बोल दिया ये मेरे पास जो है ये लार ग्रंथि है। ये लो, ये मेरे पास लार ग्रंथि है। हमने बोला ये लार ग्रंथि है। आप देखिए यहां पे देखोगे, यहां पे आपको 2 दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली में 2 लार ग्रंथि नहीं, 1 लार ग्रंथि में 2 पालियां हैं। तो जब भी बोले लार ग्रंथि कितने पालित, हमने बोला ये लार ग्रंथि है
और लार ग्रंथि कैसी होती है? द्विपालित होती है, द्विपालित होती है, द्विपालित होती है। ये लार ग्रंथि है, कैसी है? हमने बोला द्विपालित। लार ग्रंथि का क्या काम था? लार का स्रावण करना। हमने बोला लार का स्रावण करती है, श्रावण करती है, लार का श्रावण करती। कौन? लार ग्रंथि। पूछेगा सर आप बताओ ये जो लार कुंड है, ये लार कुंड क्या है? ये देखो यहां पे, ये लार कुंड। अब बिल्कुल बीच में देखिए, ये जो मैंने लाल रंग से बना दिया, इन लाल ग्रंथियों के बीच में ये जो मैंने लाल रंग से आपके सामने बना दिया, ये जो लाल रंग से आपके सामने बना दिया, ये वाला, यही मेरे पास है लार कुंड। ये लार कुंड है। पूछेगा कोई कि ये लार कुंड की क्या खास बात है? अरे भाई, लार कुंड का काम है लार का संग्रहण करना। तो हमने बोले ये क्या करता है? लार का संग्रहण करता है, करता है। ये लार का संग्रहण करता है। अब हमने बोला एक कॉकरोच जो था, उस कॉकरोच ने खाना खाया, भोजन ग्रहण किया। बोला यस सर, कॉकरोच आया, कॉकरोच ने खाना खाया, भोजन ग्रहण किया। ये लो जी। हमने बोला ये अपने पास था फूड। कॉकरोच जो था, उस कॉकरोच ने भोजन को क्या किया? ग्रहण किया। जब भोजन को कॉकरोच ने ग्रहण किया, और वो भोजन जो था, वो भोजन कहां पे गया? हमने बोला कॉकरोच ने भोजन को ग्रहण किया, और ग्रहण करके वो जो भोजन जो था, वो यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ गया, और जाके कहां संग्रहित हो गया? वो संग्रहित हो गया इस सशस्त्र में, इस पेशनी में। हमने बोला ये लीजिए, इस जगह पे जाके भोजन क्या हो गया? संग्रहित। इस जगह पे जाके भोजन क्या हो गया? संग्रहित। तो जब भी कोई हमसे ये बात करे, जब भी कोई हमसे ये बात करे कि आप क्रोप के बारे में, सशस्त्र के बारे में बताओ, तो मैं कह दूं इस क्रोप का काम है भोजन का संग्रहण करना। तो ये क्रोप क्या करता है? भोजन का संग्रहण करता है, भोजन का संग्रहण करता है। ये क्या करता है मेरे बच्चे? ये भोजन का संग्रहण करता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी बोले सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है, तो कॉकरोच के शरीर में भोजन का सर्वाधिक पाचन भी कहां होता है? क्रोप में। तो हमने बोला भोजन का, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। कहां पे? क्रोप में। यही वो जगह थी जहां भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अब ये क्रोप जो था, इस क्रोप में भोजन का सर्वाधिक पाचन हुआ, लेकिन यहां पे जो पाचन हुआ वो मेरे पास है बेटा आंशिक पाचन। यहां पे जो पाचन हुआ वो कैसा है? वो मेरे पास है आंशिक पाचन। यहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन हुआ, और वो क्या था? आंशिक पाचन। और वो आंशिक पचित भोजन आगे आएगा। कौन से भाग में आएगा? इस गिजाड़ वाले भाग में आएगा। और इस गिजाड़ वाले भाग में जब भोजन आएगा, तो इस गिजाड़ वाले भाग में होगी भोजन की पिसाई। हमने बोला इसी में होगी भोजन की पिसाई। हमने बोला यहां पे क्या हुई? भोजन की पिसाई होती है। यहां पर भोजन की क्या होती है? पिसाई होती है। बोला सर ठीक है। अब बात ये थी गुरुजी, इतनी बात तो ठीक है, लेकिन सर आप ये बताओ, यहां पर देखो ये गिजाड़ है। हमने कहा हाँ। ये क्या था? मैंने बोला ये सांप की तरह जो हमने लपेट दिया, ये एग्जैक्टली में ये जो भाग है, ये मेरे पास है मध्यांत्र, दैट इज मिडगट। यही भाग मेरे पास जो है, यही भाग मेरे पास मिडगट है। बोला सर ठीक है। तो जब भी पूछे कि फोरगट जो था, अग्र आंत्र कहां से कहां तक, तो अगर कोई कहे कि आप हमें बताओ फोरगट जो है वो कहां तक, हमने बोला मुख से लेके गिजाड़ तक। तो हमने बोला मुख से गिजाड़ तक, मुख से
गिजार्ड तक। मुख से लेके गिजार्ड तक तो था फोरगट, और उसके बाद कौन सा आया? मिडगट। यहां पे देखो मिडगट और इस फोरगट के संधियुक्त भाग पे देखो ये सांप से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। बोला हां, ये सांप से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो मेरे बच्चे आपको सांप जैसे कुछ लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जैक्टली में सांप नहीं, इनको बोलते हिपैटिक सिक्का। इनको क्या बोलते? हिपैटिक सिक्का। तो यही मेरे पास है हिपैटिक, हिपैटिक सिक्का, और इसी को अपन बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक सिक्का। तो जब भी बोले ये हिपैटिक सिक्का, गैस्ट्रिक सिक्का कहां पर पाए जाते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना ये कहां पर पाए जाते हैं। आप कहोगे अग्रांत्र और मध्यांत्र की संधि पर पाए जाते हैं, संधि पर पाए जाते हैं। चले इस कहानी के बाद आगे की बात, कि मैंने ये तो बता दिया कि क्रोप जो था उसमें भोजन का संग्रहण हुआ, सर्वाधिक पाचन हुआ। जो आंशिक पचित भोजन था, इसका आगे क्या हुआ, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। ये लीजिए बेटा, हमने मान लिया कि ये जो मेरे पास दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास क्रोप है। ये लो, ये अपने पास कौन सा भाग है? हमने बोला ये मेरे पास जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास है क्रोप। बोला ठीक है सर, ये क्रोप है, और इस क्रोप के अंदर क्या भरा है? हमने बोला क्रोप के अंदर ये जो भरा है, ये मेरे पास है आंशिक पचित भोजन। क्रोप के अंदर ये जो भरा है, ये मेरे पास है आंशिक पचित भोजन। ये मेरे पास है आंशिक पचित भोजन। बोला सर ठीक है, हुआ क्या? हमने कहा था कि क्रोप से ये आंशिक पचित भोजन जो था, ये कहां जाएगा? ये अगले भाग में जाएगा, और इस अगले भाग को अपन बोलते हैं गिजार्ड। इस अगले भाग को क्या बोलते हैं? गिजार्ड। क्रोप से ये आंशिक पचित भोजन जो था, ये गिजार्ड में आया। इस गिजार्ड को आप देखोगे तो याद करो, ये यहां से यहां तक का भाग गिजार्ड है, और इस गिजार्ड में दो परतें हैं। ये बाहरी, बाहरी परत, ये मोटी वर्तुल पेशी परत है, बाहरी मोटी वर्तुल पेशी परत, बाहरी मोटी वर्तुल पेशी परत। और अंदर वाली परत को आप बड़े ध्यान से देखना, ये आंतरिक है, आंतरिक मोटी क्यूटिकल क्यूटिकल परत। बेटा इन दोनों परतों से मिलके अपने पास बनता है, वो बनता है गिजार्ड, जिसको अपन बोलते हैं पेसनी। गिजार्ड, जिसको अपन क्या बोल के चलते हैं? पेसनी। अब हमने देखा ये आंतरिक मोटी क्यूटिकल परत जो थी, इस परत से ऐसे ऐसे दांत बाहर निकलते हैं। ये लो, ये ऐसे ऐसे दांत बाहर निकल रहे हैं। ये जो दांत बाहर निकल रहे हैं, हमने बोला ये मेरे पास है टोटल संख्या में 6। ये 6 काइटिन युक्त दांत है। 6 काइटिन युक्त दांत। ये अपने पास 6 काइटिन युक्त दांत है। पूछेगा ये 6 काइटिन युक्त दांत क्या काम करते हैं? मैंने बोला ये भोजन की पिसाई में सहायक है। तो मैंने बोला ये क्या काम करते हैं? ये भोजन की पिसाई में सहायक, सहायक। तो कहने का मतलब बात क्या निकल के आई कि गिजार्ड जो है उसमें बाहरी वर्तुल पेशी परत, अंदर वाली मोटी क्यूटिकल की परत, और उसमें 6 काइटिन युक्त दांत पाए जाते हैं जो भोजन की पिसाई करते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला गिजार्ड का क्या काम हुआ? भोजन की पिसाई करना।
अब यहां पे देखो, हमने बोला ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? हमने बोला ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को बोलते हैं मिडगट। इस वाले भाग को बोलते हैं मिडगट। ये मिडगट क्या काम करता है? हमने बोला भाई साहब, ये जो मिडगट है ये क्या काम करता है? हमने बोला ये मिडगट ही वो भाग था जहां भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। मतलब ये था कि ये पेशनी थी, इस पेशनी से भोजन जो था वो भोजन आगे बढ़ेगा। जो ही आगे बढ़ेगा, यहां पर एक कपाट आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, इस कपाट को बोलते हैं स्टोमोडियम कपाट। ये स्टोमोडियम कपाट खुलेगा और कपाट के खुलते ही वो भोजन कहां पहुंच जाएगा? वो भोजन जो था वो भोजन पहुंच जाएगा मिडगट में। अब जो ही मिडगट में भोजन जाएगा, ये स्टोमोडियम कपाट ये था बंद हो जाएगा। मतलब ये कपाट एक ऐसा कपाट था जो पेशनी से भोजन को मिडगट में तो आने दे रहा था, लेकिन मिडगट से वापस पेशनी में नहीं जाने दे रहा था। मतलब भोजन के उल्टे प्रवाह को रोकता है। भोजन के उल्टे प्रवाह को रोकता है। भोजन के उल्टे प्रवाह को रोकता है। कौन रोकता है? स्टोमोडियम कपाट रोकता है। चले भैया अपना आगे नेक्स्ट पूछेगा, सर आपने यहां पे बता रखा है कि ये फोरगट और ये मिडगट, इन दोनों के संधि पे ये रहा हिपैटिक सिक्का। इन दोनों की संधि पर ये रहा हिपैटिक सिक्का। तो जब भी हिपैटिक सिक्का के बारे में पूछे कि ये क्या है, तो मैं कह दूं ये 6 से 8 अंध नलिकाएं हैं। तो मैंने बोला ये क्या है? 6 से 8 अंध नलिकाओं, 6 से 8 अंध नलिकाओं की वलय। ये 6 से 8 अंध नलिकाओं की वलय है। पूछेगा गुरुजी ये 6 से 8 अंध नलिकाओं की वलय काम क्या करती है? हमने बोला ये 6 से 8 अंध नलिकाओं की वलय क्या काम करती है? हमने बोला ये पाचन रसों का स्रावण करती है। श्रावण करती है। पूछेगा ये कहां पर स्थित होती है? हमने बोला ये है अग्रांत्र, ये है मध्यांत्र। तो हमने बोला अग्रांत्र, दैट इज फोरगट, दैट इज फोरगट, तथा ये मध्यांत्र दैट इज मिडगट की संधि पर स्थित। उनकी संधि पर स्थित होती है। चले, बोला सर ठीक है। यहां पर आप देखो अपने पास हरे के बाद ये व्हाइट वाली जो दिखाई दे रही है, जो कि 3 भागों में विभक्त है, ये रही। इसी को अपन बोलते हैं पस आंत्र, दैट इज हाइंड गट। इस हाइंड गट जो था ये मिड गट की तुलना में चौड़ी होती है। मैंने बोला पहली बात, मिड गट की तुलना में, मिड गट की तुलना में चौड़ी होती है। ये मिडगट की तुलना में चौड़ी होती है। कौन सी? हाइंडगट।
पहली बात। दूसरी बड़ी बात, इस हाइंड गट के कितने भाग है? 3 भाग, इलियम, कोलम तथा रेक्टम। इलियम, कोलम तथा रेक्टम है। और ये देखिए इस हाइंड गट और मिड गट के संधि युक्त भाग पे हमें ये संरचनाएं दिखाई दे रही है। इन्हें बोलते हैं मैलपीगियन नलिकाएं। इन्हें ही हम बोलते हैं मैलपीगियन नलिकाएं। इन्हें ही बोलते हैं मैलपीगियन नलिकाएं। जब भी कोई पूछे कि सर इन मैलपीगियन नलिकाओं की क्या खास बात है, जब भी कोई पूछे कि बताओ इन मैलपीगियन नलिकाओं की क्या खास बात है, तो हमने बोला कि ये अपने पास 100 से लेकर 150 नलिकाएं हैं। कहां पर पाई जाती है? हमने बोला मिडगट तथा हाइंडगट की संधि पर स्थित। मिडगट तथा हाइंडगट की संधि पर स्थित। पूछेगा सर ये काम क्या करती है? हमने बोला मुख्य उत्सर्जी अंग। मुख्य उत्सर्जी अंग है ये, मुख्य उत्सर्जी अंग है, कोकरोच का मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब ये कैसे उत्सर्जन करती है, क्या उत्सर्जन की प्रक्रिया है, ये मैं बताऊंगा जब मैं कोकरोच का उत्सर्जन तंत्र डिस्कस करूंगा, तब इस बारे में बताऊंगा। यहीं पे जाके कोकरोच का पाचन तंत्र वाला पार्ट पूरा का पूरा खत्म हुआ, पूरा का पूरा खत्म हुआ। यस मेरे बच्चे, चलिए अपन आगे। पाचन तंत्र के बाद अगला जो मेरे पास है वो है कोकरोच का श्वसन तंत्र। अगला जो मेरे पास है उसे बोलेंगे कोकरोच का श्वसन तंत्र। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से बात को समझिएगा बच्चे। जब भी कोई कोकरोच के श्वसन तंत्र के बारे में बात करके चले तो याद रखना कोकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। और कोकरोच एक ऐसा जंतु था, कोकरोच एक ऐसा जंतु होता है, ऐसा जंतु होता है जिसमें रक्त में श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता। मतलब कीट जो थे उन कीटों के रक्त में श्वसन वर्णक नहीं होता। जैसे हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है और फिर पूरे शरीर में जाता है। कोकरोच और कीटों में ऐसा कोई भी श्वसन वर्णक नहीं होता, इसलिए कोकरोच का रक्त जो था वो श्वसन में सहायता नहीं करता। तो पूछेगा सर फिर क्या करता है कोकरोच? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से बात को सुनिएगा, समझिएगा। तो कोकरोच क्या करेगा बेटा? कोकरोच में श्वास नलिकाओं का तंत्र पाया जाता है जिसे बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। तो जब भी बोले श्वसन किसके द्वारा, तो हमने बोला श्वसन ट्रैकियल सिस्टम द्वारा होता है। तो जब भी बोले बताओ श्वसन किसके द्वारा होता है, हमने बोला श्वसन जो है वो तो ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होता है। पूछेगा सर आप एक बताओ ट्रैकियल सिस्टम के द्वार को क्या बोलते हैं? तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि ट्रैकियल सिस्टम का द्वार, ट्रैकियल तंत्र का द्वार, ट्रैकियल तंत्र का द्वार स्पाइरेकल कहलाता है। ट्रैकियल तंत्र का द्वार स्पाइरेकल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइरेकल, जिसे बोलते हैं श्वसन छिद्र। स्पाइरेकल को क्या बोलते हैं बेटा? इन स्पाइरेकल जो था, इस स्पाइरेकल को ही बोलते हैं श्वसन छिद्र। इसी को बोलते हैं श्वसन छिद्र। पूछेगा सर आप बताओ कोकरोच में स्पाइरेकल की संख्या कितनी होती है? तो जब भी कोई कहे स्पाइरेकल की संख्या, स्पाइरेकल्स की संख्या बराबर हमने बोला 10 जोड़ी। जब भी बोले बताओ स्पाइरेकल्स की संख्या कितने जोड़ी होती है, हमने कहा स्पाइरेकल्स की संख्या 10 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी होती है? 10 जोड़ी। बोला ठीक है।
अब सुनो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से। हमने मान लिया ये कॉकरोच है, और कॉकरोच का वक्सीय भाग जो था वो 3 खंडों में बटा होता है, और उदर में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने बोला ये वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं वक्स, दैट इज थोरैक्स वाला भाग, और ये जो भाग है इस भाग को बोलते हैं एब्डोमेन वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं एब्डोमेन वाला भाग। चले अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कॉकरोच में कितने जोड़ी स्पाइरेकल, 10 जोड़ी। एक जोड़ी स्पाइरेकल तो ये रहा, एक जोड़ी स्पाइरेकल ये रहा, एक जोड़ी स्पाइरेकल ये रहा, लीजिए। हमने बोला टोटल 10 जोड़ी हो गई, ये 2 जोड़ी है, ये 2 जोड़ी जो है ये वक्शीय स्पाइरेकल है, और ये 8 जोड़ी जो है ये मेरे पास 8 जोड़ी जो है वो उदरीय स्पाइरेकल्स है। 8 जोड़ी जो है वो तो उदरीय स्पाइरेकल्स है, और 2 जोड़ी जो है वो वक्सीय स्पाइरेकल्स है। बोला सर ठीक है। अब पूछेगा गुरुजी आप बताओ ये स्पाइरेकल्स के द्वारा क्या हुआ। हमने बोला कि बाहर से वायु, ये मेरे पास बाहरी वायु है, ये मेरे पास बाहरी वायु है, ये बाहरी वायु शरीर के अंदर जाएगी, एंटर होगी, वो किसके द्वारा एंटर होगी, स्पाइरेकल के द्वारा ये एंटर होगी। किसके द्वारा होगी, स्पाइरेकल के द्वारा। अब पूछेगा सर अगर मैं एक स्पाइरेकल ट्रेकियल सिस्टम के एक भाग को बाहर निकाल के पूरे को देखूं तो वो कैसा दिखाई देगा। बड़े ध्यान से देखना, हमने मान लिया बेटा ये जो मेरे पास आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे पास स्पाइरेकल है, ये जो मेरे को आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये मेरे पास है वो स्पाइरेकल है। ये स्पाइरेकल है, और हमने बोला ये स्पाइरेकल ही वो था जिससे बाहर वाली वायु जो थी वो शरीर में प्रवेश करती है, इसी के द्वारा वायु प्रवेश करती है। बोला हां सर। आप देखो इस स्पाइरेकल में यहां पे आपको ये लाल लाल रंग की सी रिंग दिखाई दे रही होगी, ये लाल लाल रंग की जो रिंग दिखाई दे रही, जो वलय दिखाई दे रही है, ये मेरे पास है कपाट, या मैं कहूं अवरोधनी। ये मेरे पास है मेरे बच्चे कपाट या अवरोधनी। पूछेगा ये कपाट या अवरोधनी क्या काम करती है। बेटा ये स्पाइरेकल के खुलने का नियंत्रण करती है। तो हमने बोला ये क्या काम करती है, हमने बोला स्पाइरेकल के खुलने का नियंत्रण करती है, खुलने का नियंत्रण करती है, करती है। ये स्पाइरेकल जो था उसके खुलने का नियंत्रण करती है कौन, ये कपाट या अवरोधनी। अब देखो कपाट या अवरोधनी के बाद ये चौड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है, इस चौड़े से भाग को अपन बोलते हैं मेरे बच्चे एट्रिया। इस एट्रिया के अंदर ये हरे हरे रंग के जो बना रखे ये कांटे हैं जो हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं, वायु को छानने का काम करते हैं। फिर इसके बाद यहां से देखो ये पीले रंग की खूब सारी नलिकाएं निकली, ये देखो ये वाली रही, ये वाली रही। ये जो मेरे पास है ये मेरे पास है ट्रैकिया, दैट इज श्वास नली। ये मेरे पास है ट्रैकिया जिसको हमने बोला श्वास नली। चले भैया अब देखो ये श्वास नली है, यहां पे देखो ये जो अपने को दिखाई दे रही ये अपने पास यहां पे प्रेजेंट ऊतक है, ये अपने पास यहां पे प्रेजेंट क्या है, ऊतक है, टिश्यू है। अगर ये टिश्यू है तो पक्का ये ऊतक की कोशिकाएं हैं, दैट इज सेल्स है। ये लीजिए हमने बोला ये मेरे पास है सेल्स।
आप देखो ऊतक में जाने के बाद ये जो ट्रेकिया थी, श्वास नली थी, ये कई सारी शाखाओं में बट गई। आप बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से इन शाखाओं को देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये लीजिए, ये मेरे पास आपको दिखाई दे रही है, शाखाएं दिखाई दे रही है। ये जो शाखाएं आपको दिखाई दे रही है मेरे बच्चे, ये जो दिखाई दे रही है मेरे बच्चे, यहां पे आपको शाखाएं, ये जो दिखाई दे रही है मेरे बच्चे आपको शाखाएं बिल्कुल दिखाई दे रही होगी, बोला हाँ। ये जो शाखाएं दिखाई दे रही है एग्जैक्टली में इन शाखाओं को बोलते हैं ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल्स। तो जब भी बोले ट्रैक्यूल्स किसकी शाखाएं हैं, हमने बोला श्वास नली ऊतक में प्रवेश करके शाखाओं में बढ़ जाती है, और ये जो शाखाएं इन्हें क्या बोल दिया, इन्हें बोल दिया ट्रैक्यूल्स। अब एग्जैक्टली में क्या हुआ, यहां पे देखो गैसीय विनिमय होगा, मतलब गैस का विनिमय किसके साथ, इस सेल के साथ और इस ट्रैक्यूल के बीच होगा। गैस का विनिमय किसके साथ, इस सेल के साथ, इस ट्रैक्यूल्स के बीच होगा। तो जब भी बोले ट्रैक्यूल्स क्या काम करती है, हमने बोला ये ही कोशिकाओं के साथ गैसीय विनिमय करती है। तो मैंने कहा ये गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय का मुख्य स्थल है, मुख्य स्थल है। ये गैसीय विनिमय का मुख्य स्थल है, और गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। तो मैंने बोला यहां गैसीय विनिमय, यहां गैसीय विनिमय, यहां गैसीय विनिमय विसरण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। यहां गैसीय विनिमय जो है ये विसरण के द्वारा होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपको याद रखनी है। मतलब ये डायग्राम एक बार देखोगे ना जी भर के, जैसे तुम तुम्हारी प्रेमिका की आंखों में देखते हो, जी भर के देखोगे ना तो डायग्राम खुद बोल उठेगा। बोलो सर क्या बोल उठेगा, डायग्राम कहेगा कि फिजाओं का असर तो हवाओं पे होता है। अरे फिजाओं का असर तो हवाओं पे होता है, मोहब्बत का असर तो अदाओं पे होता है। कोई ऐसे ही किसी का दीवाना नहीं होता, कुछ तो कसूर निगाहों का भी होता है, निगाहों का भी होता है, निगाहों का भी होता है। इतनी सी कहानी अगर क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गई है, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाया ही नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाया है, बिल्कुल लिख लिख के हर एक कंसेप्ट को समझा के। क्योंकि अभी थोड़ा दिन लगेगा आपको मेरी साथ जुड़ने में, और जब साथ जुड़ जाओगे तो फिर हम बवंडर मचा लेंगे, है ना। अभी तो हम थोड़ा स्लो स्लो ही चलते रहेंगे, धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर हम कवर कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ ऐसे ही पढ़ना है। अब बात थी सर इतनी कहानी तो क्लियर हो गई, अब हम क्या करेंगे। हमने कहा भाई साहब अब हम आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज क्या सीखा, क्योंकि यही वो चीज है जो ये बताएगी कि हमने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करी। चलो भाई साहब, ये रहा सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल में क्या कह रहा है, खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या कह रहा है, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम। हमने बोला कॉकरोच की सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जाति हमारे घरों में कौन सा पाया जाता है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना पाया जाता है। अगला सवाल देखना, ये कह रहा है स्क्लेराइट एक दूसरे से एक पतली लचीली झिल्ली के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संधिकारी झिल्ली, या उसी का नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। याद करो, बताया था डायग्राम बना के। नेक्स्ट अगला सवाल देखना, ये कह रहा है पेरीप्लेनेटा में जीवा समान रचना को क्या कहते हैं। अरे जो जीव के जैसी रचना है उसको क्या बोलते हैं, अरे जीव का काम कौन करती है, हाइपोफेरिंग्स। यस, हाइपोफेरिंग्स जो थी उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, जीभ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, जीभ बोलते हैं, जीभ बोलते हैं, उसे ही अपन जीभ बोलते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, यहां पे कह रहा है कॉकरोच के गुदिये लूम। गुदिये लूम को याद रखना, इन्हीं को बोलते हैं, इंग्लिश याद रखना बेटा, हिंदी में तो मुंह में झाग आ जाएंगे। एनल सरसी, इन्हें बोलते हैं एनल सरसी। याद करो एनल सरसी कहां पाए जाते थे,
कॉकरोच के उदर की पृष्ठ सतह पर पाए जाते थे। 10वें उदरीय खंड पर पाए जाते थे, जो कि नर तथा मादा में दोनों में थे। कैसे थे? हमने बोला संधि युक्त तथा तंतु में संरचना थे, संधि युक्त तथा तंतु में संरचना थे। तो ये लीजिए, नर व मादा दोनों में थे, 10वें खंड पे थे, एक जोड़ी थे, बिल्कुल संधि युक्त और तंतु में संरचना थे। हां, आंसर गया मेरे बच्चे 3, आंसर गया मेरे बच्चे, वो गया 3। अगला सवाल देखिए, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत सवाल, जबरदस्त सवाल, जिंदाबाद सवाल। सवाल में पूछ रहा है कि कॉकरोच के संदर्भ में सच्ची बात बतानी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बाह्य कंकाल काइटिन युक्त क्यूटिकल से बना होता है। हां जी, क्यूटिकल जब बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है तो उसे काइटिन बोल दिया जाता है। यस, बिल्कुल सही बात है। बाह्य कंकाल प्रत्येक खंड में पट्टिकाओं के रूप में होता है, जिन्हें कटक, स्क्लेराइट कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। पृष्ठ सतह पर जो होता है उसे बोलते हैं टर्गम या टर्गाइट या पृष्ठक। अधर सतह पर होता है उसे बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नाइट या अधरक। बिल्कुल ठीक बात है। पृष्ठीय कटक पृष्ठकांश दैट इज टर्गाइट, अधरीय कटक अधरकांश दैट इज स्टर्नाइट कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। कटक परस्पर संधिकारी झिल्ली से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। या संधिकारी झिल्ली आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो ये तो सारी की सारी बात सही है। तो ए बी सी डी सारे के सारे क्या है? सही है। सारे के सारे क्या है मेरे बच्चे? वो तो सारे के सारे ही एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। अब बात करते हैं सर, आज का जो लेक्चर था उस आज के लेक्चर का होमवर्क। बेटा होमवर्क में सबसे पहली बात, नोट्स को बड़े अच्छे से पढ़ना है। नोट्स जो है उनको बड़े अच्छे से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। दूसरा काम मेरा बच्चे, आपको डीपीपी लगाओ। दूसरा काम क्या करो? डीपीपी लगाओ। और अगर आपके पास मॉड्यूल है पीडब्ल्यू का तो वो उस मॉड्यूल के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ, या आपके पास कोई किताब है, कोई भी बुक है जिसमें कॉकरोच के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे, वो लगा लो, वो लगा लो। अगर इतना काम कर लिया तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला, लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। मतलब इतना पोर्शन बताया, इसके क्वेश्चंस लगाओ, इनके क्वेश्चंस लगाओ, बस अपना काम यहीं पे हो जाएगा। चले तो मेरे दोस्तों, नववर्ष का ये सबसे पहला लेक्चर था। आप लोगों ने पिछले साल ताबड़तोड़ पढ़ाई करी, उससे भी जबरदस्त जोश से पढ़ाई करना, और जितना प्यार आपने पिछले साल मुझे दिया था उससे भी जबरदस्त बवंडर प्यार मुझे मिलना चाहिए। और वो प्यार कब मिलेगा? जब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ेंगे, मैं जान लगा के पढ़ाऊंगा, और हम मिलके आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज की तरफ का रास्ता तय करेंगे, तब मिलेगा। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू गाइज।